प्रिय छात्र छात्राओं, अब तक हमने ब्रिटिश संविधान के बारे में चर्चा की। ब्रिटिश संविधान में वहाँ की व्यवस्थापिका, वहाँ की कार्यपालिका, वहाँ के न्यायपालिका, वहाँ के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने अब तक चर्चा की है। आज से हम अमेरिकी संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप था, वहीं अमेरिका का जो संविधान है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप हमें दिखाई देता है। क्योंकि आज अमेरिका विश्व में सबसे महाशक्ति के रूप में स्थापित है। अमेरिकी शासन संविधान जो है उस पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ के सामाजिक जीवन, ये किसी भी देश के लिए है कि किसी भी देश के संविधान पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का, सामाजिक जीवन का, परंपराओं का, वहाँ के राजनीतिक तत्वों का, आर्थिक तत्वों का गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो अमेरिका भी इसका कोई अपवाद नहीं है, क्यों वहाँ पर भी मौलिक दृष्टि से, हर दृष्टि से वहाँ पर परिस्थितियों ने संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी देश के संविधान पर चर्चा करने से पूर्व हमें उसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम संविधान को ज़्यादा आसानी से समझ सकें कि संविधान का उदय वहाँ पर किस पृष्ठभूमि में हुआ है। कि अमेरिका का यदि पृष्ठभूमि की दृष्टि से हम देखें तो पृष्ठभूमि को हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो भौगोलिक दृष्टि से, कि भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में जो क्षेत्रफल है वो करीबन 36,15,283 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वहाँ पर, और जनसंख्या वहाँ पर करीबन 26 करोड़ है। वहाँ ये देश जो है अमेरिका, ये प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण है। सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो विभिन्न यूरोपियन नस्लें, भाषाएं, संप्रदाय के लोग इस देश में निवास करते हैं, इसलिए वहाँ पर हमेशा क्या रहा है, तनाव भी रहा है, तो साथ साथ सामंजस्य की भावना भी रही है। और यही कारण है कि वहाँ पर संघीय संविधान का निर्माण किया गया, क्योंकि संघीय व्यवस्था में ही हम विभिन्न जो मतांतर होते हैं उनको हम एक साथ हम रहकर कार्य कर सकते हैं। ठीक उसी तरह शैक्षणिक दृष्टि से देखें, भौतिक दृष्टि से देखें तो वहाँ अमेरिकी लोगों का जीवन जो स्तर है वो काफ़ी उन्नत है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, निम्न मध्यम वर्ग का जीवन है वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे देश के संविधान का जो निर्माण है वो किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि संविधान का उदय कैसे हुआ। कि संविधान के उदय के लिए हम उसका थोड़ा सा संवैधानिक इतिहास देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह संविधान का वहाँ पर उदय हुआ। कि वहाँ पर संविधान का जो निर्माण है 1789 में हुआ। संविधान का निर्माण 1789 में हुआ है, लेकिन उसके पीछे 150 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कि सबसे पहले यूरोपन वासी अमेरिका में जाकर बसे, फिर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की वहाँ पर घोषणा कर दी और अपने लिए संविधान का उन्होंने निर्माण किया। तो इन तीनों चीज़ों को हम विभिन्न चरणों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान का निर्माण किन किन चरणों में वहाँ पर हुआ। सबसे पहला जो चरण है वो है औपनिवेशिक युग, उपनिवेश का युग। कि आज का जो सर्वाधिक शक्तिशाली और समृद्ध जो लोकतंत्र है वो जब इसने अपनी संविधान की जीवन यात्रा शुरू की थी, इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत ही छोटा सा कैसा था, कृषि प्रधान देश था। और इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो ये संसार के नवीनतम संविधानों में हमें शामिल माना जा सकता है। कि संवैधानिक दृष्टि से देखें तो 1492 में वहाँ पर कोलंबस ने इसे खोजा और यूरोप वासियों के लिए इसके द्वार खोल दिए। कि 1792 में कोलंबस वहाँ गया 17वीं शताब्दी में, और 1492 में और 17वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पर यूरोप के लोग वहाँ पर आने लगे, आकर बसने लगे, जिसमें सबसे प्रमुख कौन थे, अंग्रेज लोग थे। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जो सम्राट था उससे आज्ञा पत्र लिए और उन्हीं आज्ञा पत्रों के आधार पर इन्होंने 1775 तक वहाँ पर 13 उपनिवेशों की उन्होंने स्थापना कर ली। इन जो 13 उपनिवेश स्थापित हुए थे, इन उपनिवेशों को प्रशासन संबंधी मामलों में तो आंतरिक स्वतंत्रता थी, लेकिन विदेशिक और सेना के मामले में ये किसके अधीन थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे।
3 प्रकार के हमें वहाँ पर उपनिवेश दिखाई देते हैं जो 1775 तक वहाँ पर स्थापित हुए। एक तो थे अधिकार प्राप्त, जिन्होंने सम्राट से सीधी आज्ञा ली। एक शाही थे जो सीधे सम्राट के अंडर में हुआ करते थे। और एक स्वामी प्रधान उपनिवेश थे कि वहाँ पर जो सम्राट है उन्होंने गवर्नरों की वहाँ पर नियुक्ति कर दी और उनके आधार पर वहाँ पर शासन चलाए। तो धीरे धीरे वहाँ पर 1775 तक हम देखते हैं कि 13 उपनिवेश वहाँ पर स्थापित हो गए। लेकिन धीरे धीरे ये स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे कि अंग्रेज जो प्रजाति के लोग थे, समय बीतने के साथ साथ अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता की भावना में वहीं की संस्कृति और वहीं की जो अपनी उनकी अलग संस्कृति वहाँ पर डेवलप हुई, उसी राष्ट्रीयता में, उसी संस्कृति में वो धीरे धीरे रमने लगे। और जो मातृ देश था ब्रिटेन, उसके प्रति उनके मन में धीरे धीरे लगाव कम होने लगा और ये स्वशासन की बात सोचने लगे। तत्कालिक जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने भी अदूरदर्शितापूर्ण व्यवहार किया और उन्होंने भी इनके स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। अपनी आर्थिक समस्याओं से उबरने के लिए ब्रिटेन ने तरह तरह के कानून बनाए वहाँ पर और कठोर व्यापारिक कानून बनाए। उपनिवेशों ने इन बातों का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने उनकी आवाज़ को हमेशा दबाना चाहा। तो ऐसी स्थिति में ये एक दूसरे से जो उपनिवेश थे वो राष्ट्रीयता की भावना उनमें ज़्यादा पनपने लगी और वो एक दूसरे के पास में आने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1773 में बोस्टन नगर में चाय से भरे 3 जो जहाज़ थे ब्रिटेन के, उनको किसने कर दिया? इन विद्रोहियों ने उसको जला दिया। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने इसके परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश सरकार थी उसने दमन से विरोधियों को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में उपनिवेशों ने के जो प्रतिनिधि थे उनकी 1774 में फिलाडेल्फिया में एक बैठक हुई और ये 13 उपनिवेश थे वो सब उसके प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। ये अमेरिका के इतिहास में प्रथम कांग्रेस के नाम से जाना, जो पहला फिलाडेल्फिया सम्मेलन था वो पहले प्रथम कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, ये कहा गया कि दमनकारी कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन जो ब्रिटेन के जो सम्राट थे उन्होंने इनकी याचिका को ठुकरा दिया। ऐसी स्थिति में 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में एक दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई, फिलाडेल्फिया में ही, और जिसमें ये कहा गया कि इंग्लैंड के साथ में अब युद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन जो वहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन थे उनको प्रधान सेनापति उस समय बनाया गया। वो चाहते थे कि बिना युद्ध के ही सरकार उनकी बातें मान ले, लेकिन ब्रिटेन ने समझौते का कोई प्रयत्न नहीं किया। ऐसी स्थिति में 4 जुलाई 1776 को इन उपनिवेशों ने औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तो ऐसी स्थिति में 23 अगस्त को सम्राट ने घोषित किया कि जो उपनिवेश हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया है और सरकार ने सैनिक शक्ति के बल पर इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। ये युद्ध जो आपस में ये 6 वर्ष तक चला करीबन, जिसमें 1781 में उपनिवेशों की इसमें विजय हुई और ब्रिटिश सेना की पराजय हुई। ब्रिटिश लोक सदन में युद्ध समाप्त करने के लिए मतदान हुआ और जिसमें जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उनकी सरकार गिर गई और सम्राट ने अमेरिका की स्वतंत्रता को उस समय मान्यता दे दी। और 1783 में ब्रिटेन में और अमेरिका में एक समझौता हुआ जिसके तहत अमेरिका को क्या मान लिया गया, एक अलग देश के रूप में उन्होंने मान्यता दे दी। ऐसे एक तीसरा चरण है संविधान के निर्माण का कि इसी बीच में एक परिसंघ की भी स्थापना हुई कि 4 जुलाई 1776 को जब ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता की इन्होंने घोषणा की थी, तो उस समय इनको एक इकाई के रूप में कार्य करने की आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने 17 नवंबर 1777 को परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और मार्च 1781 में परिसंघ की स्थापना हुई। ये परिसंघ शुरू से ही निर्बल सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें जो संघ थे वो आपसी सहमति सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए आपस में इकट्ठा हुए थे, इनके आंतरिक जो विषय थे उन पर कोई सहमति नहीं थी। लेकिन फिर भी इस परिसंघ का एक क्या रहा, पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि इस परिसंघ के द्वारा अमेरिका ने अपना जो क्या है स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा और उसमें विजय प्राप्त
की। वर्तमान संविधान का वहाँ पर कैसे निर्माण हुआ कि परिसंघ ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन प्रारंभ से ही ये परिसंघ क्या था, एक दुर्बल परिसंघ था, इसमें बहुत सारी कमियां थी। अतः 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में फिर एक सभा प्रारंभ हुई और इसमें 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वाशिंगटन इसके अध्यक्ष बने और नवीन संविधान के निर्माण का उन्होंने उस समय एक प्रस्ताव पारित किया कि नवीन संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन नवीन संविधान के निर्माण में अनेक कठिनाइयाँ थी। सबसे पहले कठिनाई थी संघवाद के, कुछ समर्थक थे, कुछ विरोधी थे। अंत में संघवादियों की विजय हुई और परिसंघ के स्थान पर एक नवीन संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और स्थापना का प्रारूप तैयार किया गया। दूसरी जो उसमें क्या था कठिनाई कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के गठन की पद्धति की, छोटे बड़े कई राज्य थे उपनिवेश, तो छोटे राज्यों को कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, बड़े राज्यों को कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो अंत में ये इस विषय पर सहमति बनी कि व्यवस्थापिका में 2 सदन होंगे, एक जनसंख्या के आधार पर होगा और दूसरा प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा और दूसरा राज्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। और जो दूसरा प्रतिनिधित्व होगा, सदन होगा, उसमें सभी उपनिवेशों को समान क्या दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अंत में 26 जुलाई 1787 को संविधान के प्रमुख सिद्धांतों पर सहमति हुई और 26 प्रस्तावों के रूप में भावी संविधान को स्वीकार किया गया। 8 सितंबर को मॉरिस की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसमें 15 सितंबर तक संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। अब संविधान का प्रारूप तो तैयार हो गया, लेकिन फिलाडेल्फिया सम्मेलन क्या था, एक संप्रभु संविधान सभा नहीं थी। उसके निर्णय तभी प्रभावशाली होते जब 2/3 राज्य उस पर अपनी सहमति देते। तो संविधान के निर्माण में तो उन्होंने बड़ी रुचि दिखाई, उत्साह दिखाया, लेकिन उसके अनुसमर्थन में राज्यों ने कोई उत्साह का परिचय नहीं दिया, क्योंकि फिर उनके मतभेद उभर कर सामने आ गए। कुछ राज्य केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, कुछ इसके विरोध में थे, कुछ ये कहते थे कि संविधान में नागरिकों के अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं है। अंत में ये समझौता हुआ कि नवीन सरकार के चुनाव के बाद ये सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। तब ऐसी स्थिति में 4 मार्च 89 से नई सरकार निर्वाचित होकर कार्य प्रारंभ कर देगी। इस पर सहमति हुई और इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व के प्रथम लिखित संविधान का उदय हुआ। इस संविधान में अब तक करीबन 27 संशोधन अब तक हो चुके हैं। विश्व का छोटे संविधानों की श्रेणी में ये संविधान आता है, लेकिन लिखित संविधानों की श्रेणी में ये प्रथम संविधान ऐसा है जो लिखित तौर पर तैयार किया गया। तो संविधान का ये तो था निर्माण। अब हम देखेंगे कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। अमेरिकी संविधान के स्रोत हमें क्या क्या हैं कि आज फिलाडेल्फिया के द्वारा जो निर्मित संविधान है निरंतर विकसित संविधान है। इसमें आज 13 के स्थान पर 50 जो उपनिवेश हैं, इकाइयाँ हैं, इसमें शामिल हो चुकी हैं। 50 इकाइयाँ इसकी हैं, 50 राज्य हैं वहाँ पर। और नवीन परिस्थितियों के अनुसार इसमें समय समय पर क्या किया जाता रहा है, परिवर्तन किया जाता रहा है। तो संविधान के क्या क्या स्रोत हैं अमेरिकी संविधान के, कि आज भी हम देखते हैं कि पहला स्रोत है फिलाडेल्फिया सम्मेलन। आज भी वही ढांचा है वहाँ अमेरिका के संविधान का जो 1789 में स्वीकार किया गया था। उसमें समय के अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं। संवैधानिक संशोधन की हम बात करें तो अब तक 27 संशोधन हुए हैं। प्रथम 10 संशोधन तो सिर्फ अधिकार पद से संबंधित हैं, बाकी 13वां, 14वां, 15वां गृह युद्ध जनित परिस्थितियों से संबंधित है। 17वां संविधान संशोधन विधेयक है वो सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से संबंधित है। 19वां विधेयक स्त्रियों के मताधिकार से संबंधित है। 26वां संशोधन है मताधिकार से संबंधित है, 18 वर्ष की आयु जिसमें की गई। तो ये जो जितने भी संविधान हैं, ये संविधान जितने भी जो संशोधन हैं, ये संविधान को विकास की श्रेणी में आगे ले जाते हैं। एक तीसरा संविधान का स्रोत है कांग्रेस के अधिनियम कि 89 में जो संविधान लागू किया गया वो मूल तो आज वही है, लेकिन उसका विस्तार किसके द्वारा किया गया, कांग्रेस के द्वारा पारित किए गए समय समय पर जो अधिनियम पारित किए गए, इसके आधार पर इसके विकास किया गया आगे
क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका का संविधान बहुत संक्षिप्त संविधान है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्रियान्विति के लिए ये आवश्यक था कि समय समय पर व्यवस्थापिका कानून बनाए और उसके आधार पर उनको क्रियान्वित किया जाए। और एक संविधान का स्रोत है कार्यपालिका द्वारा, कि राष्ट्रपतियों ने संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कि अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है। विभिन्न जो राष्ट्रपति महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हुए हैं, जैसे जैक्सन हुए, लिंकन हुए, रूजवेल्ट हुए, इन्होंने संविधान पर समय समय पर अपनी छाप छोड़ी है। वाशिंगटन ने मंत्रिमंडल की रचना की, जो पहले राष्ट्रपति हुए। उन्होंने मंत्रिमंडल, जबकि संविधान में मंत्रिमंडल की कोई चर्चा नहीं है। जब एक और जो स्रोत है वो है न्यायिक व्याख्याएं। अमेरिकी संविधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका इन न्यायिक व्याख्याओं की रही है। विभिन्न जो संविधान के बाद में जो विभिन्न सिद्धांत का निर्माण हुआ है वो इन न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर ही हुआ है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है निहित शक्तियों का सिद्धांत, कि संविधान में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जो न्यायालय ने जिस कानून की व्याख्या की उसके आधार पर निहित शक्तियों के सिद्धांत का निर्माण किया गया। संविधान का अगला स्रोत है परंपराएं, कि परंपराएं भी भले ही संविधान कितना ही लिखित है, लेकिन परंपराओं का भी कुछ महत्व है। राष्ट्रपति का, जैसे कि हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन परंपराओं के आधार पर हम देखते हैं कि आज राष्ट्रपति का चुनाव क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव की श्रेणी में आ गया है। आज पहले पता होता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा और किसके आधार पर वहाँ पर चुनाव किया जाएगा। इसके साथ साथ ही राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान के साथ साथ अपने जो दल है उसका नेता होता है, तो उसको पहले ही पता होता है उसकी जो दल की नीतियाँ हैं उनको क्रियान्वित करना होता है। राष्ट्रपति की जो कैबिनेट है वो भी परंपराओं के आधार पर ही स्थापित हुई है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति एक ही क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी वहाँ पर परंपरा के रूप में स्थापित है। एक और जो परंपरा के रूप में स्थापित है अमेरिकी संविधान का जो महत्वपूर्ण जो अंग है वो है सीनेटी शिष्टता की परंपरा। ये भी वहाँ पर परंपराओं के आधार पर ही स्थापित हुई है, जिसकी हम आगे बाद में संविधान में चर्चा करेंगे। संविधान की विस्तृत जो हम चर्चा करेंगे उसमें इसकी भी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।